अभी तक आप लोगों ने दुनिया भर के कई सारे अमीर तरीन लोगों के नाम सुने होंगे जिनकी अकेले की वेल्थ कई देशों की टोटल इकोनॉमी से भी ज्यादा है। पर इस लिस्ट में दोस्तों लेट 1980s के दौर में एक शख्स ऐसा भी शामिल हुआ करता था जो था तो उस टाइम दुनिया का 7th इंडिविजुअल रिचेस्ट इंसान, पर वो धंधे सभी इलीगल करता था। इस शख्स ने एक बार अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए $2 मिलियन में आग लगा दी थी एंड वहीं हर साल लगभग $2.2 बिलियन कैश तो इसका सिर्फ चूहों के कुतरने एंड पानी में भीग कर बर्बाद हो जाता था। और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि लेट 1980s एंड अर्ली 1990s का पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एंड रिचेस्ट क्रिमिनल पाब्लो एस्कोबार था, जिसे द गॉडफादर, द बॉस, द किलिंग पाब्लो एंड द किंग ऑफ कोकीन जैसे नामों से भी जाना जाता है, जो कि अपने दौर में पूरी दुनिया का 80% ड्रग्स सप्लाई करता था। ये जिया तो सिर्फ 44 साल तक की ही उम्र तक था, पर इसने अपनी मौत के पहले 4000 से भी ज्यादा लोगों के मर्डर्स कराए थे, जिसमें 200 जजेस और 1000 पुलिस ऑफिसर्स, जर्नलिस्ट एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी शामिल थे। अब जाहिर है दोस्तों कि जिसने इतनी सारी जिंदगियां ली होंगी उसकी भी मौत आसान तो रही नहीं होगी। वेल, इस चीज को आप अभी आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। पाब्लो एस्कोबार का जन्म कोलंबिया के एक छोटे से शहर रियो नेग्रो में 1 दिसंबर 1949 में हुआ था। ये एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, जिसमें इसके फादर एक फार्मर थे, वहीं इसकी माता एक स्कूल टीचर। पाब्लो बचपन से ही काफी बुद्धिमान और बड़ी सोच रखने वाला लड़का था, लेकिन क्योंकि इसका बचपन काफी कठिनाइयों में बीत रहा था, इसीलिए इसने यंग एज में ही क्राइम की दुनिया में अपना कदम बढ़ा लिया, जिसमें ये इलीगल सिगरेट्स एंड फेक लॉटरी टिकट्स को सेल करता था और साथ ही साथ मोटर व्हीकल्स को भी चुरा लेता था, जबकि इसकी उम्र इस टाइम सिर्फ 15 से 16 साल की थी। इसके बाद ये धीरे धीरे ड्रग्स एंड कोकेन के बिजनेस की तरफ शिफ्ट होने लगा और 1970s के दशक की शुरुआत में ही ये कई बड़े बड़े डीलर्स एंड माफियाज के साथ मिलकर काम करने लगा, जिसमें ये ना सिर्फ कोकेन एंड ड्रग्स को सेल करता था बल्कि किडनैपिंग एंड मर्डर्स जैसे क्राइम्स को भी अंजाम देता था। और जल्द ही ये अपने शातिर एंड पावरफुल दिमाग से अपने कंपटीटर्स को भी पीछे छोड़कर यहाँ का टॉप ड्रग स्मगलर बन गया, जिसके बाद इसने वो काम किया जिसने इसे उस दौर का वर्ल्ड का टॉप वेल्दीएस्ट मैन बना दिया। दरअसल 1976 में इसने मेडेलिन कार्टेल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, जो कि न सिर्फ पाउडर को डिस्ट्रीब्यूट करती थी बल्कि इसे प्रोड्यूस भी करती थी। और इसका रूट नेटवर्क साउथ अमेरिका के पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर एंड कोलंबिया में फैला हुआ था, जहां से ये पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होता था। और इसे मॉनिटर बहामास के एक आइलैंड से किया जाता था, जो कि ऑफ कोर्स पाब्लो एस्कोबार का ही था और साथ ही इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर भी। जब 1980s के दशक में इसका ये नेटवर्क अपनी पीक पर था, तब ये पूरे वर्ल्ड का 80% कोकेन कंजप्शन सप्लाई करता था, जिसमें से इसका सबसे बड़ा कंज्यूमर अमेरिका था, जहां पर 90% ड्रग्स एस्कोबार के नेटवर्क से ही सप्लाई होता था। और वो भी कुछ ऐसे। एस्कोबार के पास पाउडर को सप्लाई करने के लिए कई सारे छोटे बड़े प्लेन्स मौजूद थे और साथ ही 2 सबमरीन एंड कई सारी यॉट भी, जिनके थ्रू ये रोजाना 15,000 केजी कोकेन सिर्फ अमेरिका में बेचता था। सबसे पहले इसे बड़े प्लेन्स के थ्रू इस आइलैंड पर रिफ्यूलिंग के बहाने से लाया जाता था, जहां से इसे छोटे प्लेन्स में भरकर अमेरिका रवाना कर दिया जाता था। और ये काम महीने में 2-3 बार नहीं बल्कि प्रतिदिन 3-4 बार होता था। उस टाइम अमेरिका में 1 केजी कोकेन की कीमत $70,000 थी। अब क्योंकि ये रोजाना 15,000 केजी कोकेन सेल करता था, जो कि साल का 5,40,000 केजी बनता है, जिससे ये सालाना $378 बिलियन की कोकेन सिर्फ अमेरिका में बेचता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाब्लो जो कोकेन अमेरिका में $70,000 पर केजी में बेच रहा था, वो उसे सिर्फ $5,000 में प्रोड्यूस करता था, जिसके बाद ज्यादातर इसका
पैसा पायलट्स को देने, नेटवर्क को चलाने एंड घूस देने में खत्म होता था। लेकिन फिर भी ये रोजाना $60 मिलियन अर्न करता था, जो कि सालाना के बनते हैं $22 बिलियन। ये पैसा इतना ज्यादा है जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर आप साल के $15,000 यानी 12 लाख रुपए अर्न करते हैं, तब भी आपको $60 मिलियन अर्न करने में 4000 साल लग जाएंगे, जो कि पाब्लो एस्कोबार की सिर्फ एक दिन की अर्निंग थी। अब क्योंकि ये सारा पैसा इलीगल कामों से आता था, इसीलिए ये इसे बैंक्स में तो रख नहीं सकता। पाब्लो इसे इन आइलैंड्स पर बने गोडाउन्स में छुपा कर रखता था, जिसमें से 10% पैसा सालाना या तो चूहे कुतर देते थे या फिर वो पानी में भीग कर बर्बाद हो जाता था। ये माना जाता है कि इन पैसों को गिन कर नहीं बल्कि तौल कर छिपाया जाता था, जिनमें लगने वाले रबर बैंड्स की कीमत अमेरिकी प्रेसिडेंट की सालाना इनकम से भी ज्यादा होती थी। अब जाहिर है दोस्तों कि जिसके पास इतने सारे पैसे होंगे उसकी लाइफ स्टाइल किसी शाही खानदान से तो कम होगी नहीं। इससे भी ऊपर एस्कोबार कोलंबिया एंड इन आइलैंड्स पर कई सारी लग्जूरियस प्रॉपर्टीज ओन करता था, जिसमें वो सब कुछ था जो होना चाहिए। लग्जरी विलास, प्राइवेट जेट्स जिन्हें रखने के लिए खुद का एक फ्लीट भी था, कई सारी लग्जूरियस यॉट्स जिन्हें वो बिजनेस एंड लाइफ स्टाइल दोनों के लिए यूज करता था, और सैकड़ों कार्स का कलेक्शन भी, जिनमें लैम्बोर्गिनी, पोर्श एंड रोल्स रॉयस जैसी कई सारी कारें शामिल थी। और साथ ही फैशन एंड ज्वेलरी का तो कोई मोल भाव ही नहीं। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी एक सेक्टर और था जिसमें ये काफी पैसा स्पेंड करता था, और वो था गरीबों की मदद करना। दरअसल ये अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को घर, स्कूल, हॉस्पिटल्स एंड चर्चेस बनाकर देता था, जिसके पीछे का मकसद एक नहीं बल्कि कई सारे थे। इन कामों से इसकी इमेज पॉजिटिव होती थी, जिससे लोग इसे सपोर्ट करते थे, और लोगों का सपोर्ट मतलब उस एरिया की पावर हाथ में आ जाना, जिसके बदौलत ये ना सिर्फ पॉलिटिक्स में इंटर हुआ बल्कि यहाँ के यंग लड़के भी आसानी से इसके ड्रग्स के बिजनेस में आ जाते थे। और इस प्रकार इसने देखते ही देखते बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पैसा एंड पावर को हासिल कर लिया। एक एस्टीमेट के मुताबिक 1992 में इसकी मौत के एक साल पहले इसकी नेटवर्थ $30 बिलियन थी, जो कि 2022 में $70 बिलियन के इक्विवेलेंट है, जिससे अगर आज ये जिंदा होता तो वर्ल्ड का 16th रिचेस्ट इंसान होता। पर वो कहते हैं ना कि जिसका सिंहासन ही लोगों की जिंदगियां तबाह करके बना हो, उसे ढहने में कितना ही वक्त लगेगा। जितनी रफ्तार से ये बना उससे भी ज्यादा तेज ये सब खत्म हो गया। दरअसल जब इसने 1976 में मेडेलिन कार्टेल की स्थापना की और पूरे ड्रग मार्केट पर अपना कंट्रोल जमाना चाहा, तो इसके कई सारे दुश्मन भी उभर कर आ गए। एक्चुअली उस टाइम कोलंबिया में और भी छोटे छोटे कार्टेल ग्रुप हुआ करते थे जो कि यही बिजनेस करते थे, लेकिन पाब्लो का मकसद था पूरे मार्केट को कंट्रोल करना, जिसके रिजल्ट में इसकी उन ग्रुप्स के साथ फाइट होती जिसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ रूथलेस टैक्टिक्स को एम्प्लॉय करने से निकलता, जैसे शूट आउट, बॉम्बिंग, असैसिनेशन एंड किडनैपिंग वगैरह, जिसमें इन ग्रुप्स के लोग तो मारे ही जाते पर साथ ही साथ इनोसेंट सिविलियंस की भी जान चली जाती। लेकिन एक तरफ दोस्तों जहां एस्कोबार की लाइफ में यह सब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ इसे 1982 में कोलंबियन पार्लियामेंट्री इलेक्शन के द्वारा एज एन अल्टरनेट मेंबर इलेक्ट कर लिया गया, जिसके पीछे रेस्पॉन्सिबल था इसका पैसा एंड पब्लिक सपोर्ट, जिसे इसने गरीबों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके गेन किया था। और अब यहाँ पर इन्वॉल्व होता है अमेरिका। आपको तो ये पता ही था कि एस्कोबार सबसे ज्यादा कोकेन अमेरिका में सप्लाई करता था, जिससे वहाँ के लोगों की जिंदगियां तबाह हो रही थी, और इससे अमेरिका बहुत ही परेशान था, जिसके चलते इसने सबसे पहले कोलंबियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसके धंधों का पर्दाफाश किया और पार्लियामेंट से इसे निकाल कर तुरंत अरेस्ट करने का वारंट जारी करा दिया, जिसके अगेंस्ट में एस्कोबार ने कोलंबियन गवर्नमेंट के खिलाफ स्टेट वॉर डिक्लेयर कर दिया, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल मारे गए, इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर, जर्नलिस्ट एंड इनोसेंट सिविलियंस। एक बार इसने प्लेन को ही बॉम्ब से उड़वा दिया था, जिसमें 107 पैसेंजर बैठे थे और सभी की डेथ हो गई थी। दिसंबर 1989 में इसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी के हेडक्वार्टर पर ही हमला बोल दिया और 63 लोगों की बॉम्बिंग से डेथ हो गई।
अभी तक इस लड़ाई के सालों बीत चुके थे, पर 1990 तक कोलंबियन गवर्नमेंट इसे पकड़ नहीं पाई थी, जिसमें ऑफ कोर्स पाब्लो एस्कोबार के भी हजारों आदमी एंड करीबी मारे जा चुके थे। एक बार ये पुलिस से बचकर पहाड़ों में छुपा हुआ था, तभी इसकी बेटी को ठंड लग गई, जिसे हीट देने के लिए इसने $2 मिलियन जला दिए थे और फाइनली इसने 1991 में अपने आप को खुद ही सरेंडर कर दिया था, पर एक शर्त पर, और वो शर्त यह थी कि ये जिस जेल में रहेगा उसे ये खुद बनाएगा, जिसमें इसके लोग भी होंगे और पार्टियां भी, और इसे नाम दिया गया ला कैथेड्रल, जो कि एक प्रिजन नहीं बल्कि लग्जरी प्रिजन था, जिसमें पुलिस वाले सिर्फ बाहर से पहरा देते थे। दरअसल कोलंबियन गवर्नमेंट ने इसके इस प्रपोजल को इसलिए एक्सेप्ट किया था कि उन्हें उम्मीद थी कि इससे इसके गैर कानूनी धंधे रुक जाएंगे, पर जब वो नहीं रुके तो उन्होंने इसे हाउस अरेस्ट में ही मारने का प्लान बना लिया। लेकिन एस्कोबार को ये पहले ही पता चल गया, जिससे वो वहाँ से एक सीक्रेट अंडरग्राउंड टनल से जंगल में भाग गया और 1992 में भागा ये शख्स 2 दिसंबर 1993 में अपने होम टाउन मेडेलिन में मारा गया, जिसकी तस्वीर ये है। मरने के पहले पाब्लो के सभी करीबी एंड फैमिली मेंबर मारे जा चुके थे, सिवाय इसकी बीवी और बच्चों के, क्योंकि उन्हें पुलिस ने पहले ही अरेस्ट कर लिया था। और इस प्रकार पाब्लो की इस स्टोरी में एक बार फिर से ये प्रूव हो जाता है कि इंसान चाहे जितने गुनाह करके दौलत कमा ले, पर वो सब उसे यहीं पर छोड़कर जाना होता है। और इस केस में तो इसकी सारी दौलत गवर्नमेंट ने सीज कर दी थी, जिसका फायदा इसकी फैमिली भी नहीं उठा पाई और साथ ही उन्हें भुगतना भी पड़ा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, जिसके चलते आप इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।